नमस्कार विद्यार्थियों, बैंकिंग अवेयरनेस की एक और क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं। इस बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में आज हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कुछ एब्रीविएशंस देखेंगे, एक बहुत ही मेजर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं, और इंडिया में कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बेसल स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वो आधे घंटे का वो वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। एक तरीके से बेसल मानक पे आपकी सोच समझ को बढ़ाएगा। हालांकि उतना डेप्थ में हमें आता नहीं है, लेकिन मेन मैंने चीज़ें बताई थी कि उसमें से क्या क्या हमारे काम की हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया कि इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का मतलब है कि भारत में ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो रेगुलेशन का काम करती है। रेगुलेशन का काम का मतलब आप समझते होंगे कि उस सेक्टर में थ्रू आउट कंट्रोलिंग, उस सेक्टर में थ्रू आउट सभी संस्थाओं को संभालना, उनका सुपरविजन करना, सर्विलांस करना, और उस क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट अगर होना है तो उसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको करना, और उस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यह सारा काम करती है ये संस्थाएं। तो इसमें एक संस्था के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेबी। इसी तरीके से मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया था कि कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, वो पुराना वीडियो है। अब ये सेबी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होना ही चाहिए सेबी के बारे में। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस की या एसएससी की या रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी पता होना चाहिए। तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। 12 अप्रैल 1988 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक्चुअली जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो कोई ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी या कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं थी। दो तरह की संस्थाएं होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है स्टैच्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल को हम बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, और स्टैच्यूटरी बॉडी को बोलते हैं हम सांविधिक संस्थाएं। क्या बोलते हैं? सांविधिक संस्थाएं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका जिक्र तो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जैसे हमारा चुनाव आयोग है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन सब का जिक्र जो है वहां पर किया गया है, जैसे यूपीएससी है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय नहीं डाला गया था, लेकिन समय की जरूरत के अकॉर्डिंग बाद में उनको बनाया गया। लेकिन जब बाद में बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बजाय हमने क्या किया, उनके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना दिया, और चूंकि संसद के द्वारा वो एक्ट पारित किया गया था तो उसी एक्ट से उनको काम करने की शक्ति मिलती है। तो 1988 में जब सेबी बनाया गया तो इसका फॉर्मल इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, इनफॉर्मल तरीके से। लेकिन बाद में 1992 में एक सेबी एक्ट पारित किया गया और इसको संवैधानिक की बजाय सांविधिक बॉडी बनाया गया। सांविधिक का मतलब होता है कि जो संस्थाएं किसी एक्ट के माध्यम से चलती हैं, किसी एक्ट के माध्यम से रेगुलेट होती हैं, इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं होता है। वैसे का वैसा ही ये सेबी है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सेबी किस तरह की संस्था है, सांविधिक है कि असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, इस तरीके से आपका आता है। फिर इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, इसके हेड अजय त्यागी हैं, और इसका फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। यानी जितने भी, आपको पता होगा कि सेबी क्या काम करता है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कैपिटल मार्केट पर। उस कैपिटल मार्केट के वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको कि सेबी क्या काम करता है। सेबी जो दूसरे लोगों को डीपी इशू करता है, वो दूसरे लोग जो है डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और किस तरीके से एनएसडीएल सीडीएसएल काम करता है, एनएससी काम करता है, बीएससी काम करता है, सेंसेक्स काम करता है, पूरा कार्यप्रणाली आपको समझाई हुई है। तो वहां पर सेबी में जितने भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, सेबी का मतलब सेबी के द्वारा लिस्टेड कंपनियों में जितने भी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को जो लोग कर रहे हैं वो एक तरीके से इन्वेस्टर हैं, और उन इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना सेबी का काम है। पता लगा किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी फ्रॉड हो गई, और वो कंपनी फ्रॉड हो गई चली गई। आप सोचिए इतने सारे लोग उसमें डूब जाएंगे, उसका जो है वो जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका पैसा डूब जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करना, और इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबे, तो इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबे तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए नए नए नियम कायदे कानून बनाना है। कंपनियों को हमें क्या करना है? इस तरीके से चलवाना है कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा हो पाए। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ इसका मतलब हित है ना, हित है। इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट, और सिर्फ ये ही काम नहीं है, डेवलपमेंट भी करना है। एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट भी करना है, उसका डेवलपमेंट भी करना है, नए नए तरीके खोजना है। जैसे एक फैसिलिटी मैंने उस दिन बताई थी जब मैंने आपको मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पढ़ाया था, असबा।
अब ये एक तरीके का नया डेवलपमेंट ही तो है कि आप आईपीओ का वेट नहीं करें और असबा के थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के थ्रू आप शेयर में आईपीओ में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ, एफपीओ, ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बनाई हुई है, वो आप देखिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और संस्था है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, पीएफआरडीए। ये जनरली हम सुनते नहीं, आरबीआई सुनते हैं, सेबी सुनते हैं, इरडा सुनते हैं, ट्राई सुनते हैं, लेकिन ये पीएफआरडीए का जो कमरी होता है, इसका मतलब है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड से रिलेटेड है। पेंशन आपको पता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी नौकरी के बाद में जो पैसा मिलता है वो पेंशन होती है। हालांकि डिफेंस सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2003 में और बैंकिंग सेक्टर में 2010 में पेंशन खत्म कर दी गई, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर में है उनमें और जो सेक्टर में खत्म की है उनके लिए सरकार एक एनपीएस लेके आई है। तो न्यू पेंशन सिस्टम में ये सारी चीजें जो है ये रेगुलेट करने का काम करती है। अब आपकी पेंशन सरकार नहीं देगी, अब आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपनी नौकरी के दौरान, और जब आपकी नौकरी खत्म होगी तो आपके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के पैसे से ही आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन जो आप फंड के लिए पैसा पेंशन के लिए देते हो तो आप किसे दोगे, और जिसे भी दोगे वो आपका हित रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसी का काम ये पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है कि पेंशन फंड जो भी बनाया है लोगों का, उसको रेगुलेट करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि 2003 में ही पेंशन सिस्टम को खत्म किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में, तो उस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है, चेयरमैन इसके सुप्रतिम बंदोपाध्याय है। इसका फंक्शन क्या है, वही मैंने जो आपको बताया अभी कि प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन सेक्टर इन इंडिया। कभी भी आपको किसी भी चीज पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि इस बॉडी का क्या काम है, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या काम है, तो ये तीनों वर्ड यूज कर लीजिए। प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, प्रमोट, रेगुलेट एंड डेवलप द मनी मार्केट, प्रमोट, रेगुलेट एंड डेवलप आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इवन आपका ये हो सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, इवन आपका हो सकता है कि इंश्योरेंस मार्केट, क्योंकि प्रमोट करना, डेवलप करना और रेगुलेट करना ये काम तो रहता ही है हमेशा। और द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, ये मैंने बताया जैसा कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का मतलब है कि अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन से ही आपको पेंशन मिलेगी, सरकार आपको नहीं देगी। पहले सरकार फ्री में पेंशन देती थी आपको, आपने देश की सेवा की तो आप जाते समय पेंशन ले जाइए, अब ऐसा नहीं है। नाउ नेम्ड एज एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम, इसका कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम क्या कर दिया, एनपीएस, एंड नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन इन द कंट्री। यानी अब एनपीएस जो है सभी सिटीजन को एक्सटेंड कर दिया। पहले यह था कि सरकारी कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, अब अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप एनपीएस में डाल सकते हैं। एनपीएस में पैसा डालने से एक निश्चित समय अवधि के बाद में वो पैसा आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा किस्तों में, इस तरीके से पेंशन के रूप में मिलना चालू हो जाएगा। तो पीएफआरडी इसका पूरा नाम याद रखिएगा, हेडक्वार्टर, चेयरमैन और फंक्शन तो मैंने बता ही दिए हैं। सबसे लेटेस्ट संस्था है जिनमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट संस्था है आईआरडीआई के बारे में जानते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आईआरडी इरडा था पहले, क्या नाम था इसका, इरडा था, ये आई बाद में जोड़ा तो इंडिया हो गया इसका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसकी स्थापना हुई है। और देखिए इसका हेडक्वार्टर बहुत अलग है, जनरली दिल्ली, मुंबई होता है, जैसे सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है, वैसे इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया है, तो एससी कुंतिया इसके चेयरमैन है। फंक्शन वो ये देखिए, ऑटोनोमस बॉडी है। स्टेचुअरी बॉडी, स्टेचुअरी बॉडी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, स्टेचुअरी बॉडी यानी सांविधिक बॉडी जिसकी स्थापना किसी एक्ट के द्वारा की जाए, जिसको पावर किसी एक्ट के द्वारा दिया जाए। टास्क विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये क्या करती है, रेगुलेट करने का काम, वही रेगुलेट, प्रमोट, डेवलप करने का काम करती है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब है कि एक कंपनी ने किसी इंश्योरेंस को किया, उस कंपनी को भी लगता है कि यार रिस्क ज्यादा है, तो वो किसी और से री इंश्योरेंस करवा लेती है उसका, तो उसकी रिस्क कम हो जाएगी, और अगर कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है, तो उस कंपनी को सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, इसने किसी का इंश्योरेंस किया 250 करोड़ का, और 250 करोड़ का इंश्योरेंस किया, अब इसको लगता है यार 250 करोड़ बड़ा अमाउंट है, फेल्यूर हो सकता है, तो ये कंपनी किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करा लेगी, भाई मेरा री इंश्योरेंस कर दीजिए, मेरे को ये 250 देना पड़ा तो आप मेरे को कुछ दे दीजिएगा, तो इसका पार्शियल री इंश्योरेंस, फुल री इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आईआरडीआई काम करता है। और क्या है, एक और है ट्राई। ट्राई को तो आप जानते हैं, ट्राई कई सारी चीज़ों से न्यूज़ में रहता है, और आजकल टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल सेक्टर तो रेगुलेट करने की जरूरत है। कितने एयरटेल, जियो, इन सब में क्या चीज़ें चल रही है। फ्री बेसिक्स के बारे में भी एक बार आया था, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में आया था, उन्होंने अपनी राय रखी थी। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम ट्राई करता है। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश 1997। तो देखिए 1997 में हुआ, तो टेलीकॉम क्रांति इसी समय आई है।
और आपका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। राम सेवक शर्मा, आर एस शर्मा इसके हेड है। फंक्शन क्या है? इट इज द रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। कुछ भी, यही बस सिंपल है। तो ये ट्राई के बारे में। तो आप क्या करिएगा, इनका हेडक्वार्टर और फुल नॉम तो याद रखिए ही रखिए। अगर आप हेड याद रख पाते हैं तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हेडक्वार्टर पूछा जाता है, जनरली हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और आगे क्या है, तो देखिए एक और संस्था के बारे में जिक्र है यहाँ पर, IBA। हालांकि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये किसी को रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन ये एक तरीके से यूनियन है। यूनियन क्या है? ये बहुत सारे बैंकिंग एसोसिएशन जितने भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनका एक यूनियन के तरीके से काम करता है। इसका फुल फॉर्म इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, हेडक्वार्टर मुंबई में, 1946 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सोचिए कितना पुराना है। चेयरमैन रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार जो पहले SBI के चेयरमैन थे वही है। अब ये क्या करता है? IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इनका एक तरीके से यूनियन का काम करता है। जैसे सैलरी बढ़ानी है साहब, टॉक करनी है, तो ये IBA एक ऐसा संगठन है जो बैंकों के और सरकार के बीच में बात करता है। यानी एक तरीके से यूनाइट हो गए सारे लोग जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना है, आपका फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको अच्छी तरीके से स्मूथ वर्किंग में लेके आना है, वो उसके लिए रेगुलेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सजेशन का काम करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। आप सैलरी बढ़ानी है तो मैनेजमेंट वाले सरकार से बात करेंगे, तो IBA उसमें बीच में रहेगा। ऑपरेटिंग इन इंडिया एन एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और या फिर हम कहें कि ये एक एसोसिएशन है ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो कई बार IBA के चेयरमैन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो आया है इसके चेयरमैन कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल इसके चेयरमैन बदलते हैं, जनरली हर साल बदल जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अब देखिए एक हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन। इसके बारे में जानते हैं। ये इतने ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटर थे, एक आध एक्स्ट्रा भी था तो मैंने बता दिया आपको। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट, ये मैं आपको बताता हूँ पहले कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन एक टॉपिक है जो इकोनॉमी का टॉपिक है, और इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है हिंदी में। और ये समझने के लिए ज़्यादा जरूरी है बजाय इसमें रटने के या इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं उसके। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप जो है मुद्रास्फीति को फेस करते हैं तब जब आप महंगाई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का सिंपल मीनिंग क्या लगाया जाता है कि महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई है, इसको अब आप इकोनॉमिस्ट अपनी नज़र से देखिए तो उसको वो इस तरीके से देखता है कि महंगाई क्यों बढ़ गई, क्या कारण है कि महंगाई बढ़ गई है। तो उसको दो चीजें नजर आती है। कैसे? महंगाई बढ़ने के कारण में एक कारण तो होता है आपका कि डिमांड बढ़ जाए। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या? यानी आपका जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है वो खत्म हो जाए। डिमांड सप्लाई का बैलेंस कैसे? अगर मान लीजिए 10 आर्टिकल मार्केट में बिकने आए और 10 आर्टिकल ही लेने वाले लोग हैं तो बिल्कुल डिमांड सप्लाई मैचिंग में है। लेकिन आर्टिकल तो 10 बिकने आए लेकिन डिमांड कर रहे हैं 20 लोग। अब 10 लोगों की डिमांड, 10 लोगों के आर्टिकल की डिमांड 20 लोग कर रहे हैं, तो देखिए सबको तो मिलेगा नहीं, सबको मिलेगा नहीं। और ये आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल 5 रुपए का था, लेकिन अब इसमें से 10 को नहीं मिलेगा, उनको बहुत जरूरत है। उनको लगता है यार मैं 6 रुपए दे सकता हूँ, मैं 6 रुपए दे सकता हूँ, तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, मैं बोलूँगा मैं 6 दूंगा, और कुछ लोग बोलेंगे मैं 7 दूंगा, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई, ये क्या हो गया? पैसा इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक तरीके क्या है? इन्फ्लेशन है, यानी उस आर्टिकल की वैल्यू बढ़ जाना। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब वो डिमांड के कारण हो सकती है, जैसा मैंने बताया डिमांड सप्लाई का अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो उसके कारण हो सकता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि आपका वैल्यू, परचेस पावर घट जाए, परचेसिंग पावर खत्म हो जाए। परचेसिंग पावर खत्म हो जाए, ये कैसे होता है? बहुत ज्यादा नोट मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो परचेसिंग पावर खत्म हो जाता है। कैसे समझिएगा? क्रय क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? क्रय क्षमता। क्रय क्षमता डाउन हो जाए। ये कब डाउन होती है? देखिए हम इसमें बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी को हम बोलते हैं तरलता। अब आप समझिए, तरलता, लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में ऐसी चीजें जिनको कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आपका गोल्ड बॉन्ड हो गया, जैसे आपका कैश तो है ही, दूसरा कोई आपने एफडी बना रखी है तो उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी एक बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस बना हुआ है का मतलब पैसा है लोगों के पास में, उनकी डिमांड है, सप्लाई हो रही है, सारी चीजें चल रही है। लेकिन मान लीजिए कल से
आरबीआई के गवर्नर ये सोचें कि मुझे बहुत सारा पैसा छापना है और छाप छाप के जो है भारत की गरीबी को दूर करना है। अगर भारत की गरीबी को मैं दूर करना चाहता हूं तो बहुत सारे पैसे छापूंगा, और जब पैसे छापूंगा तो पैसे कहां जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसा बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपको हम सस्ते दर पर लोन दे रहे हैं। बैंक एसबीआई, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इन बैंकों को बोलेगा कि भाई आप जो हमसे 4% पर लोन दे रहे थे, अब 1% पर लोन ले लीजिए, हमारे पास खूब पैसा है ना? ठीक है, ये बैंक क्या करेंगे? ये बैंक इनको 1% पे मिल रहा है तो ये बोलेंगे आगे की 3% पे लोन दे देते हैं। सारे ए को, बी को, सी को, डी को, ये भी बोल रहे हैं एफ को, जी को, एच को ये लोन देंगे। अब ये लोन दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, ये सारे लोन दे रहे हैं, इनको सस्ते दामों पर पैसा मिल रहा है। सस्ते दामों पर पैसा मिल रहा है तो मार्केट में पैसा हो जाएगा, और ये लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे। हालांकि लोन लेंगे उससे बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने से इकोनॉमी तो ग्रो होता ही है, लेकिन जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, सोचिए आपको अगर कल से बोल दिया जाए कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है महीने का 50,000 रुपए, तो आप पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, आपको पैसा मिल रहा है, वो भी तो एक लिक्विडिटी है। आपको जब पैसा मिल रहा है तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे ऑब्वियसली। जब आप खर्च करेंगे तो वापस बात वहीं आ जाती है कि आप डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप गए मिर्ची बड़े वाले की दुकान पे, बरसात का मौसम है, आपको लगा यार भीड़ बहुत है, वो 15-20 रुपए में मिर्ची बड़ा बेच रहा था, आपने वहीं से बोला कि 100 रुपए का दे दे मेरे को गाड़ी में लाके, आपने डिमांड बढ़ा दी क्योंकि आपके पास पैसा है। इसी तरीके से जमीनों के भाव बढ़ते हैं, रियल एस्टेट के भाव बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अगर लिक्विडिटी है लोगों के पास में, लिक्विडिटी है तो वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो फिर वही चीज होगी कि पैसा जो है, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं चीजें लिक्विडिटी बढ़ना। अब लिक्विडिटी बढ़ने से परचेस पावर कैसे खत्म होता है? देखिए, पहले कोई भी चीज 2 रुपए में आती थी, है ना? कोई भी चीज मान लीजिए, मैं तो कहता हूं लाल बहादुर शास्त्री के टाइम शक्कर जो है 2 रुपए में आती थी, अब 40, 45, 50 रुपए किलो हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय जो वैल्यू थी ना रुपए की, वो उतनी नहीं रही है। आप भी सोचते होंगे हमें पॉकेट मनी 2 रुपया 1 रुपया मिलता था, आपको 10 रुपया और हो सकता है कि 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता हो। ये इसलिए कि हम 2 रुपए में भी वो नारंगी की गोलियां लेके खा लेते थे, है ना? कुछ और चीजें लेके खा लेते थे। अभी जो है 10 रुपए में आती है वो चीजें। तो ये परचेसिंग पावर घटना होता है कि 10 रुपए में जो चीज आज खरीद पा रहे हैं ना आप, अब 10 रुपए में आगे नहीं खरीद पाएंगे। आगे नहीं खरीद पाएंगे तो वो 100 रुपए में खरीदेंगे। और ये परचेसिंग पावर इसलिए घटती है क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी है तो लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है उसी चीज के लिए, और जब ज्यादा पैसा देते हैं तो कम पैसे में जो चीज मिल रही थी अब ज्यादा पैसे में मिलेगी, तो महंगाई हो गई, महंगाई हो गई तो इन्फ्लेशन हो गई। तो आप क्या कर रहे हैं? उसका परचेसिंग पावर डाउन कर रहे हैं। 10 रुपए का जो परचेसिंग पावर था, 10 रुपया जो चीज खरीद सकता था, उसका परचेसिंग पावर खत्म हो गया। आप पहले 10,000 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीद सकते थे, अब आप 15,000 में खरीद रहे हैं। तो देखिए, वॉशिंग मशीन महंगी हो गई, एक ये तो चीज दृष्टिकोण है ही, लेकिन ये भी तो दृष्टिकोण है कि 10,000 रुपए में जो परचेस कर सकते थे, 10,000 रुपए का जो पावर था अब वो नहीं रहा। 15,000 का पावर और 10,000 का पावर एक ही जैसा हो गया। तो ये आपका परचेसिंग पावर कम होना होता है। तो ज्यादा तरलता से दिक्कत आती है, डिमांड भी कई चीजों के कारण बढ़ सकती है, तरलता के कारण भी डिमांड बढ़ सकती है। तो आप सिंपल समझिए कि मुद्रास्फीति सिर्फ और सिर्फ कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है कि कीमतों में वृद्धि हो रही तो मुद्रास्फीति है। अब हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति और डेवलपमेंट का क्या है, इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में एक और मुझे याद आ गया, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में कई सारी रेट्स कम हो रही है, बैंकों में रेट्स कम हो रही है, और कई लोग बोल रहे हैं कि बैंकों में अपना पैसा डालना ही माइनस करना है। माइनस करने का मतलब आप बैंकों में 10,000 डालो और थोड़े टाइम बाद आपको मिले 9,000 रुपए। सोचिए कैसे, तो मैं आपको भी बताता हूं। ये मैंने इंडेक्स में नहीं लिया था लेकिन मैं बता दूंगा। पहले इसको समझते, इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट। तो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन किस कारण होती है कि मार्केट में या तो लिक्विडिटी हो या डिमांड हो। एक बार लिक्विडिटी को मान के चलते हैं। लिक्विडिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मार्केट है, इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो डबल हो जाए, यहां पर भी पैसा आ जाए, यहां पर भी पैसा आ जाए, ये डबल हो गया। ये डबल हो गया तो क्या हुआ? बहुत सारा पैसा हो गया। इस लिक्विडिटी के कारण डिमांड बढ़ेगी, परचेसिंग वैल्यू कम हो जाएगी और भाव बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे एक बेनिफिट होता है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि ये पैसा बैंकों को, ये पैसा जो है बैंक लो रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर, कम दर पर बिजनेसमैन को देते हैं। लो इंटरेस्ट पर किसको करते हैं? बिजनेस वालों को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं। अब बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन लोन लेके अमेरिका घूमने तो जाएगा नहीं। बिजनेसमैन सोचेगा कि मैं ये ठेका ले लेता हूं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, मैं ये पुल बना देता हूं, मैं ये सड़क बना देता हूं, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेगा।
और उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा तो सरकार भी वो पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च कर सकती है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और कई सारे सेक्टर डेवलप होंगे, तो इससे फायदा है, बिल्कुल फायदा है। इसलिए इन्फ्लेशन गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब कंट्रोल में रहनी चाहिए कैसे, कि अगर बहुत ज्यादा यहां पर लो इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया ज्यादा समय के लिए, तो मार्केट में जो है लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में मजदूरों को, गरीबों को, इन सब को जो है, और नीचे लोअर इनकम एज को, इन सबको बहुत पैसा मिलेगा। और बहुत पैसा मिलने से क्या होगा, इनकी गरीबी तो दूर हो जाएगी, लेकिन गरीबी ही रहेगी। कैसे गरीबी दूर होगी और गरीबी रहेगी, गरीबी दूर होने के बाद भी गरीबी इसलिए रहेगी क्योंकि इनके पास में जो पैसा है उसकी परचेसिंग पावर अब उतनी नहीं रहेगी। पहले जो गरीब 100 रुपए में चीजें खरीद पा रहा था, अब 200 रुपए में भी उतनी खरीद पाएगा। कहने को तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन पैसा उतना का उतना ही खरीदेगा जो पहले खरीद पा रहा था। इससे क्या होगा, इससे नुकसान हो जाएगा फिक्स्ड इनकम वालों को। फिक्स्ड इनकम वालों को कैसे, किसी की सैलरी मान लीजिए पहले भी 25,000 थी, अभी भी 25,000 है, पहले भी 25,000 थी, अभी भी 25,000 थी, अब लेकिन 25,000 की तो परचेसिंग पावर रही नहीं। 25,000 में जो चीजें वो खरीद पा रहा था पहले, अब नहीं खरीद पा रहा था, उनको नुकसान हो जाएगा। लोअर इनकम वालों को, जिसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट से मध्यम वर्ग परेशान हो जाएगा, लोअर इनकम ग्रुप परेशान हो जाएगा, गरीब लोग परेशान हो जाएंगे, उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी उस अनुपात में जिस अनुपात में आपकी परचेसिंग पावर घट रही है, उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी, तो उनको दिक्कत होगी। अंबानी को, अडानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे वालों को बहुत मुश्किल होगी। तो हम इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट को थोड़ा कम करते हैं और इन्फ्लेशन को भी कम करते हैं, यानी हम इस लिक्विडिटी को सोखने का काम करते हैं, मार्केट से इस लिक्विडिटी को बाहर करने का काम करते हैं। और ये बाहर करने का काम कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है और वो देखता है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो और नई लिक्विडिटी मार्केट में न जा पाए, नई लिक्विडिटी मार्केट में न जा पाए, और दूसरा इसमें से भी कुछ लिक्विडिटी को हम एब्जॉर्ब कर लें। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी चीजें हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए वो सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, और मार्केट में लिक्विडिटी न जाए उसके लिए बैंक रेट बढ़ा देगा, है ना, रेपो रेट बढ़ा देगा, इस तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो ये लिक्विडिटी बाहर आएगी, लिक्विडिटी बाहर आएगी तो लिक्विडिटी बाहर आने से डिमांड वगैरह भी कम होगी, तो बैलेंस हो जाएगी चीजें। लेकिन फिर दिक्कत आएगी, लिक्विडिटी बाहर आने से मार्केट में जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, मार्केट में जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, देखिए ये मार्केट में लिक्विडिटी कम कर दी मैंने, ये मार्केट में लिक्विडिटी कम कर दी, अब मार्केट में कम लिक्विडिटी हो गई। कम लिक्विडिटी होने से क्या हुआ, कम लिक्विडिटी होने से ये हुआ कि अब पैसा नहीं मिल रहा है लो इंटरेस्ट पर, लो इंटरेस्ट पर नहीं मिल रहा है तो हाई इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, और हाई इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा तो बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पाएगा, और जब बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर होगा। तो बात वही है कि इन दोनों को बैलेंस करना है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपका 4% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, 4% में प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी या तो 2 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। 2 से लगाकर 6 के बीच में आपकी इन्फ्लेशन रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2%, 3%, 4, 5, 6% तक इन्फ्लेशन रहे, रिजर्व बैंक ने यही क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि इसके बीच में इन्फ्लेशन रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे चीजें डेवलप भी करना है। तो डेवलपमेंट और इसमें इन्फ्लेशन में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और यही कारण है कि कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आरबीआई सोचता है कि लिक्विडिटी नहीं बढ़ाए, सरकार सोचती है लिक्विडिटी बढ़ाओ। आरबीआई क्या सोचता है, सरकार क्या सोचती है, इसी के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी मेंटेन करने की सारी झगड़ा है। ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ज्यादा कैश फ्लो होगा, ज्यादा कैश फ्लो होगा तो डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन हमें जो है उन लोगों को भी देखना है जिनकी इनकम जो है उतनी नहीं। तो हमें डेवलपमेंट को रोक के थोड़ा लिक्विडिटी बाहर करनी पड़ेगी। थोड़ा लिक्विडिटी बाहर करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उन लोगों को फायदा होगा, दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को जिनकी इनकम जो है बढ़ नहीं रही है, फिक्स इनकम है। एक देखिए, एक आध क्वेश्चन आता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े तो किसको फायदा होगा, क्रेडिटर को फायदा होगा कि डेटर को फायदा होगा। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, जिससे आपने पैसा उधार लिया है, और डेटर का मतलब है देनदार, जिसको पैसा देना है। जिसको देना है वो देनदार, जिसको लेना है वो लेनदार। देना देनदार, लेना लेनदार। इसमें से किसको फायदा होता है? मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए और इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तो किसको फायदा होगा? देखिए, इसमें डेटर को फायदा होता है। क्यों डेटर को फायदा होता है? मैंने जब आपसे 10,000 रुपये लिए थे तो 10,000 रुपये की अच्छी खासी वैल्यू थी, है ना। अब मैं आपको मान लीजिए 1 साल बाद पैसा चुका रहा हूं, और ऑब्वियसली ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। 1 साल बाद मैंने पैसा चुकाया आपको 11,000 रुपये,
ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर 1000 रुपए का बेनिफिट तो हुआ, घाटा कहाँ हुआ? घाटा हुआ भाई। घाटा कैसे हुआ? इस दौरान मान लीजिए इन्फ्लेशन की दर 20% थी। इन्फ्लेशन की दर कितनी थी? 20%। अगर 20% इन्फ्लेशन की दर थी तो एक्चुअल में अब 12,000 की वही वैल्यू है जो 10,000 की थी। इन्फ्लेशन की दर अगर 20% थी तो 10,000 रुपए की 20% इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, अब 12,000 रुपए की वही वैल्यू है जो 10,000 रुपए की थी। और आपके पास में अब कितने हैं? अब आपके पास में तो 11,000 रुपए, तो आपको तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो डेटर को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने लिए 10 थे और दिए कितने? 11 दिए, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब एक्चुअली उसने जो 11 दिए ना, वो उसको 12 देने चाहिए थे। 12 देता तो भी उसको घाटा नहीं होता। क्यों घाटा नहीं होता? क्योंकि 10 की जो वैल्यू थी वो 12 की वैल्यू थी। अब उसने 10 लेके कितने दे दिए? 12 दे दिए। 12 दे दिए, लेकिन सोचो उसको ब्याज ही नहीं देना पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा ब्याज? क्योंकि वो 10 का दे तो 12 रहा है, लेकिन एक्चुअल में 12 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 12 में मान लीजिए पहले 10,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीद सकते थे, इसने तो वॉशिंग मशीन ही खरीदी, समझ लीजिए। अब इसने जब 12,000 दिए तो 12,000 में भी एक वॉशिंग मशीन खरीद सकते थे। तो बताइए क्या फर्क पड़ा? इसने जो पैसा दिया उस पैसे से पहले भी वॉशिंग मशीन आती थी, अब भी वॉशिंग मशीन आती है, तो क्या फर्क पड़ना है? वो तो वहीं रहेगा। और इसने एक्चुअली इस पैसे को एक साल यूज भी कर लिया, तब भी वॉशिंग मशीन ही थी और अब भी वॉशिंग मशीन है, तो इसने तो ब्याज कुछ दिया नहीं है। ये फायदा होता है डेटर को। तो डेटर जो पैसा उधार लेता है, जो ब्याज लिया जाता है, वो इसी पर्सपेक्टिव में लिया जाता है। अब देखिए बैंकों में क्या हो रहा है? बैंकों में अभी ब्याज की दर है 6%, 5%, 5.5%, 6% की दर है। आप पैसा जमा कराते हैं, मान लीजिए 100 रुपया, तो 106 रुपया बैंक आपको देता है। 106 रुपया बैंक जब आपको देता है तो आपको लगता है कि 6 रुपए का 6% ब्याज मिल गया मुझे, लेकिन ये 6% ब्याज किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन की दर मान लीजिए 8% है। इन्फ्लेशन की दर आज 8% है, तो 100 रुपए का जब तक 108 हो जाए ना, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं मिला है। बस आपने पैसा अपने घर में नहीं रखे, बैंक में रखा है। लेकिन अगर 108 नहीं हो और 106 हो, तब तो आपको इन्फ्लेशन के मुकाबले घाटा है, क्योंकि जो वैल्यू 100 रुपए की थी अब 108 रुपए की है, और आपका पैसा तो 108 से भी घटकर 106 हो गया है। हाँ, यहां पर एक तर्क ये हो सकता है कि आप उसको पैसे को घर पे रखते तब तो 100 ही होता, कम से कम 106 तो हुआ। ये तर्क मानता हूं मैं, बिल्कुल सही है। तभी तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चीजें आती है यहां पर, कि किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर यही निवेश मैं गोल्ड में करता तो 100 की बजाय मुझे 120 मिलता। तो मैं यही तो सोचता हूं, यही तो मार्केट घूमता है इसी तरीके से कि एक सेक्टर से पैसा लगता है उसमें प्रॉफिट नहीं है, वहां से निकल के दूसरे में लगता है, एक कंपनी के शेयर में लगता है, दूसरे कंपनी के शेयर में लगता है। पैसा रोटेट होता रहता है, चलता रहता है। तो ठीक है, समझ में आया आपको कि बैंकों में पैसा जमा कराना अभी के समय नुकसानदायक क्यों है? नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन के बराबर भी पैसा नहीं आ रहा है अगर, तो नुकसानदायक ही है। और यहाँ डेटर का मैंने बता दिया, इन्फ्लेशन कैसे होती है मैंने बता दिया, थोड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। तो मैंने देखिए यहाँ पर बता दिया व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वर्सेस डेवलपमेंट, बैंकों में क्या करना है, डेटर क्रेडिटर को फायदा होता है, वो सब मैंने बता दिया है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। क्रिपलिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि रेंगती हुई चल रही है, बहुत धीरे धीरे 1% से 3% के इन्फ्लेशन को हम क्रिपलिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये टर्म्स याद रखने के लिए बहुत ईजी है। अब धीरे धीरे चलने वाला अगर थोड़ा स्ट्रांग होगा तो वॉकिंग करेगा, वॉकिंग करने का मतलब 2 से 8, तो भारत में जनरली यही इन्फ्लेशन रहती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन चलती रहती है। लेकिन अगर वॉक करने वाला दौड़ने लग जाए, रनिंग इन्फ्लेशन, 8 से 20% की इन्फ्लेशन, बहुत हाई इन्फ्लेशन, तो ये होगी। एक होती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब रन भी नहीं करना, अब छलांगे मारेंगे हम यहां से कूद के वहां, ऐसे बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ेगी। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद में होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, 500% की इन्फ्लेशन से 1000% की इन्फ्लेशन। यानी अब आप समझिए, पहले अगर आपके पास में 5000 रुपए थे तो उसकी 100% इन्फ्लेशन होगी, यानी 5000 का 10,000 बराबर बात। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले आपके पास 5000 थे, इन्फ्लेशन की दर थी 100%, 100% का मतलब 5000 का 100% 5000, यानी आप हो गए 10,000, तो 5000 और 10,000 बराबर हो गए। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये 1000% की इन्फ्लेशन है, यानी अब 5000 और 1 लाख बराबर है। अब 5000 और 1 लाख बराबर है। अगर आप जो है पहले 5000 में कोई चीज खरीदने, कपड़े खरीदने जाते थे 5000 रुपए में मान लीजिए, तो अब आपको 1 लाख रुपए थैला भर के लेके जाने पड़ेंगे। और अगर आप पहले कार खरीदने जाते थे 10 लाख रुपए में, तो अब तो आपको सोच लीजिए 1000%, यानी 10 करोड़ रुपया लेके जाना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपया आपको पूरा
कट्टे भर के ले जाने पड़ेंगे। ये चीज हुई है, अब आप मजाक समझ रहे होंगे, वेनेजुएला में ये चीज हुई है, जिम्बाब्वे में ये चीज हुई है, जहां पर चाय पीने के लिए बैग भर के ले जाने पड़ सकते हैं आपको। इस तरीके की इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि सरकार को जब घाटा हुआ तो उसने क्या किया, नोट छाप दिए। उसको लगा कि नोट छाप के हम ये घाटा पूरा करते हैं। नोट छापने से क्या हुआ, सबको नोट मिल गए, खूब खूब नोट, आप ले जाओ, बोरी भर के ले जाओ। अब जब नोट ज्यादा मिल गए तो सबके पास नोट है, तो वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई तो वही चीज हो गई कि फिर 10 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए में 10,000 रुपए में मिल रही है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, एक और इन्फ्लेशन मैंने बताई है, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या है, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो सारे आर्टिकल हम इंक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन की गिनने के लिए चाय, दूध, पानी, फ्यूल, पेट्रोलियम सब चीजें इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि देखिए फ्यूल और फूड को एक्सक्लूड कर दीजिए। फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। अगर आप फ्यूल को ऐड करते हैं इन्फ्लेशन गिनने में, तो फ्यूल की काउंटिंग में भाव अगर बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन एकदम बढ़ जाएगी, एकदम घट जाएगी। फूड में भी यही होगा। तो आप इनको बाहर रखते हुए कोर जो एकदम स्थायी चीजें हैं, उन स्थायी चीजों की इन्फ्लेशन देखते हैं, उससे वास्तविक इन्फ्लेशन आती है, उसी को हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम फ्यूल को और इनको इंक्लूड करेंगे तो प्रॉब्लम एक ही होगी कि जो इन्फ्लेशन हमें दिख रही है वो इन्फ्लेशन वास्तविक इफेक्ट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बढ़ने से ही वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो मैंने इन्फ्लेशन बताई है उसकी माप कैसे करते हैं। तो उसकी माप करने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं वो क्या चीजें हैं। ये देखिए यहां पर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स का मतलब ये बताते हैं कि अभी इन्फ्लेशन कितनी है। होलसेल का मतलब होलसेल में वस्तुओं के भाव हम देखेंगे, होलसेल में वस्तुओं के भाव देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे चीजें क्या चल रही है। इसमें देखिए मैंने डिटेल लिख दी, ये पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं है इसमें। केवल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सेवाओं का मूल्य इंक्लूड नहीं किया जाता। कितने आर्टिकल है, 697 आर्टिकल है। अब इन 697 आर्टिकल के दामों में जो वृद्धि हो रही है उसको हम देखते हैं कि इन 697 आर्टिकल में से हमने कैटेगरीज बना दी। फ्यूल की कैटेगरी बना दी, फूड की कैटेगरी बना दी, इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी बना दी। इन सब कैटेगरियों को वेटेज दे दिया, अलग अलग वेटेज दे दिया। उस बकेट की चीजों की जो वैल्यू बढ़ी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कितना बढ़ी है। 10 रुपए की 11 हुई तो 10% हुआ। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में 10 का 12 हुआ तो 20% हुआ। मान लीजिए फूड में 10 का 13 हुआ तो 30% हुआ। तो 10, 20, 30 इसका एवरेज निकाल लेंगे, जिसको जितना वेटेज मिला है उस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी। बस इतना सा है। मंथली कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें बेस ईयर है। बेस ईयर का मतलब समझेगा, अभी बताते हैं आपको। ये किसके द्वारा, ये क्वेश्चन एसएससी ने 2-3 बार पूछा है कि इशूड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इशू की जाती है, रेट इशू की जाती है। लेकिन डेटा कौन कलेक्ट करता है और कंपाइल करता है? कलेक्ट करने का हम डेटा कौन लेता है? मार्केट में जाके चीजों के दाम क्या हैं, क्या चीजें चल रही है, कितने रुपए में बिक रही है, वो डेटा कौन लेता है? डेटा लेने के बाद उसको कंपाइल करना, उसको इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन आना। वो कंक्लूजन जो है मिनिस्ट्री को देते हैं, मिनिस्ट्री जारी करती है इसको। तो ये जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत में जो आर्थिक सलाहकार का है, वो आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है वो ये करता है। आर्थिक सलाहकार कौन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आर्थिक सलाहकार का ऑफिस जो है डेटा को कलेक्ट और कंपाइल करता है। अब इसमें वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 64%। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, जबकि फ्यूल और पावर का कम है। तो इसने देखिए अलग अलग सेक्टर बना दिए, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इनको अलग अलग वेटेज दे दिया। अलग अलग वेटेज में अलग अलग बकेट बना दिया आपने, और किस बकेट में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसको हम एवरेज कर लेंगे। अब बात आती है बेस ईयर की। तो बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 2011-12 का मतलब है कि 2011-12 में हमने आर्टिकल को 100 मान लिया था। अब मान लीजिए 2020 में उस आर्टिकल की वैल्यू हो गई है 118, तो हम कहेंगे कि वो इंडेक्स 100 से 118 हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन ऐसे नहीं निकालते। इन्फ्लेशन निकालते कि पिछले साल इसी अवधि में, इसी मंथ में इंडेक्स क्या था। मान लीजिए पिछले साल 115 था, 115 था तो 115 से 118 हुआ, 118 हुआ तो 3 बढ़ा 115 पर, तो कितना परसेंट हुआ। तो ये बेस ईयर हम 100 से चलते हैं। बेस ईयर धीरे धीरे बदलते भी रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो बेस ईयर बदल दीजिए। बेस ईयर बदलने से क्या होगा कि आर्टिकल 118, 120, 125 हो रहा है, 100 पे आ जाएगा। 100 पे आ जाएगा तो इन्फ्लेशन वापस कम हो जाएगी। तो बेस ईयर एक स्थायी वर्ष है जिसके पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देखते हैं, और उसके पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं। 2010-11 में देखी होगी 100 माना, 11-12 में 100 माना, और फिर 12-13 में हमने इसी रेस्पेक्ट में चीजों को देखा होगा।
फिर जब 12-13 में 100 का 104 हो गया तो 4% इन्फ्लेशन हो गई। फिर 13-14 में हमने देखा होगा 13-14 में ये हो गया होगा 108, तो अब 4% नहीं है, 4 तो है लेकिन 4% नहीं। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हुए जाते हैं, बेस ईयर इसी को बोलते हैं। सेम इसी तरीके से आपका सीपीआई, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये 3 तरह के हैं। मेन तो आपका जो है ये वाला है जिसमें आरबीआई ने बोला है, यहाँ पर देखिए ये 4+-2% आरबीआई का टारगेट है। तो ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए निकलता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए निकलता है, और दोनों के लिए जो इंक्लूड करके निकलता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो 4 से +2 या -2 होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें गुड्स भी है सर्विसेज भी है, दोनों चीजें। मंथली कैलकुलेट किया जाता है, बेस ईयर वही है मैंने बता दिया, इशूड बाय 1 and 2 बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड 3 बाय स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट। देखिए क्या है, ये 1 वाला जो है वो और 2 वाला जो है वो लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है, 1 और 2, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबरर्स और फैक्ट्री वर्कर्स है, वर्कर्स और लेबरर्स के लिए लेबर मिनिस्ट्री इशू करती है। लेकिन जो 3rd वाला है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, यानी सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है। डेटा कौन कलेक्ट करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अर्बन एरियाज में, शहरों में तो एनएसएसओ डेटा जो है कलेक्ट करता है, लेकिन गांव में आपका पोस्ट ऑफिस, गांव में पोस्ट ऑफिस, शहरों में एनएसएसओ, ये डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद कंपाइल किया जाता है सीएसओ के द्वारा। तो देखिए ये क्या आपकी गणित है, आप भूल नहीं जाए तो मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। अर्बन और रूरल, ये अर्बन और रूरल है। अर्बन क्षेत्रों में तो आपका एनएसएसओ ये डेटा कलेक्ट करता है, और यहां पर कौन करता है? पोस्ट ऑफिस कलेक्ट करता है। जब पोस्ट ऑफिस डेटा कलेक्ट करता है तो पोस्ट ऑफिस और एनएसएसओ दोनों मिलाकर ये सीएसओ को देते हैं। सीएसओ क्या करते हैं? इसको कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद कुछ डेटा तो चले जाते हैं लेबर मिनिस्ट्री के पास में, और कुछ चले जाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास में। तो आपका क्या हो गया, ये तो लेबर मिनिस्ट्री जारी करेगी, वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जारी करेगा, सीएसओ इनको कंपाइल करता है, ये इनको कलेक्ट करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। तो इस तरीके से गणित है इसकी। हाईएस्ट वेटेज इसमें फूड आर्टिकल को दिया गया 54%। उसमें किसको दिया गया था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसमें फूड को दिया गया है। दूसरे हैं एजुकेशन है, सर्विस है, उसमें सर्विस नहीं थी, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हाउसिंग है, मेडिकल है, ये सारे जो है चीजें हैं जहां पर आर्टिकल्स लिए जाते हैं। तो करीब इसमें 450 कुछ आर्टिकल है, मैंने लिखे नहीं, 497 490 65 कुछ आर्टिकल है, 467 आई होप, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद नहीं। तो ये चीजें आपकी WPI है, CPI है, दोनों मैंने बता दिया, इन्फ्लेशन बता दिया, गणित बता दी, सारी चीजें मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास में आगे क्या है, हमारे पास में कुछ एब्रीविएशन है, और यहाँ पर एक बार के लिए बैंकिंग की क्लास में समझता हूँ कि एक बार आपका सिलेबस भी हो गया है एब्रीविएशन पढ़ने के बाद में। अब कोई भी ऐसा टॉपिक बचा है तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे हम इसको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। जब भी आपका इंटरव्यू, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। 20 लेक्चर है, कोई आधे घंटे का, कोई पौन घंटे का, 1 घंटे का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा आप 15 घंटे में सारी बैंकिंग रिवाइज कर लेंगे। और यही हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे, इससे अच्छा ही पढ़ाया मैंने। और मैंने बोला था, कमिट किया था कि ये यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा, एप्लीकेशन के श्रोता तो पैसे देके देख ही रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी चीजें भी मिल रही है। यूट्यूब पे मैंने बोला था कि चूंकि मैं एक बैंकर था, मेरा धर्म है कि बैंकिंग को समझाऊं, लोगों को अवेयर करूं उनको, तो मैंने बैंकिंग पे भी बोला था कि सबको मैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा। और एक भी चीज ऐसी नहीं है, कुछ शुरू के लेक्चर जरूर मैंने ऐप वालों के लिए अलग रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने उनको बोला है कि वो भी आप एप्लीकेशन पे वहां पर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। तो अगर मैंने इस तरीके से ये अपना काम किया है तो आपको भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। अब एब्रीविएशन तो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं आपको थोड़े बहुत बता रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपके इसके साथ में आपको अटैच कर दूंगा, तो उनको पढ़ना है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट, जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADR अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट है। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट यानी कि जब आप अमेरिका में किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करके मल्टीपल शेयर को एक साथ मिलाकर इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसको वहां से एक रसीद मिलती है आपको, उसको अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट बोलते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी आपको। AQR असेट क्वालिटी रिव्यू होता है कि NPA कितनी असेट है, कितनी असेट नहीं है। NPA की क्वालिटी का, असेट की क्वालिटी का रिव्यू होता है, कौन NPA में जा रहा है, कौन NPA से बाहर है, उस तरीके का। ATM आप जानते हैं। ये जो है देखिए, बर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि बर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, ये बर्ड कहाँ पर है। ये RBI के अंडर एक संस्था मान लीजिए, बर्ड वाला, बैंकर्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पर है। नाबार्ड, और नाबार्ड भी है इसमें शामिल, तो बर्ड कहाँ है बताइएगा। BIS ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। भीम में बता चुका हूँ, भारत इंटरफेस मनी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी जगह बेस रेट आ गई है, और बेस रेट को भी आपको पता है कि रेपो रेट लिंक्ड रेट आ गई है अब आपकी, वो मतलब इसको पढ़ने से मतलब। BSBD आपको पढ़ा चुका हूँ, BSE आपको पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट पढ़ा चुका हूँ। तो ये ऑलमोस्ट चीजें मैंने बता दी हैं आपको,
और ऐसी ही चीजें कई सारी आगे भी हैं आपकी। और देखिए आगे ये वाले जो हैं, ये वाले एब्रीविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरी लिस्ट ही बना दी है, तो आप देखिएगा इसको। जैसे देखिए CAR, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल में आपका मैंने बताया था, बासेल या बेसल में। केयर, ये एक जो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में बता चुका हूँ। CBS बता चुका हूँ। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सरकार से रिलेटेड है। CDR, कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का एक जिक्र मैंने किया था एक बार। CBL का मैं बता चुका हूँ। क्रिसिल बता चुका हूँ। ECS बता चुका हूँ। फेमा, फेरा, FII, HDFC, ये इन सब के फुल फॉर्म है। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। ये करीब जो है 25-30 पेज की है। हर पेज पे 5-10 15 है। आप क्या करिए, एक दूसरे से पूछ के आप इसको याद करिएगा। जैसे बहुत सारे हैं, ये देखिए। तो इसका YouTube पे अगर है तो ये लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन में तो ये आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल ही जाएगा। तो ये एब्रीविएशन जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IFSC, IMPS, ये देखिए IPO, IRDAI, IDA, ICSID, ये मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। वर्ल्ड बैंक में मैंने 5 आर्म बताए थे, उसमें से एक ये ICRA, ICCI, IBRD भी थोड़ी देर पहले बताया, IBA, ये मैंने आज ही पढ़ाया आपको। तो ये कई सारे जो फॉर्म है, ये कहीं आ चुके हैं पहले, आप एक बार रिवाइज करेंगे तो कुछ को याद करना पड़ेगा। IMF में पढ़ा चुका हूं पहले। IFCI जो है, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये कई सारे एब्रीविएशन है। मैं एक एक करके इसको आगे आगे बढ़ा देता हूं। देखिए कितने एब्रीविएशन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सबका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता रहेगा। तो ये एक पेज ये है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए एक पेज पूरा ये है। ऐसे कुल 34 पेजेस हैं। और ये 34 पेजेस जो हैं वो आपको 2 नंबर दिलाएंगे। 2 नंबर दिलाने का मतलब है कि ये 34 पेजेस जो है वो आपको 2 नंबर दिला के जाएंगे। 2 नंबर इनसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आप देखिए, मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो अच्छा ही है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो मैंने आपको बताया है कि PDF की फाइल जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो बहुत सारा इसमें आपको मिल जाएगा। PDF की फाइल डाउनलोड करेंगे तो एक ही बार में आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप PDF फाइल डाउनलोड करेंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी डाले हैं जो आपने पढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। जैसे FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको फाइनेंशियल बोलते हैं। FCC भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपका NRI में है। बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ जो है आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये है, आप PDF डाउनलोड करिएगा। और ये बहुत सारे मैंने बताए, देखिए इतने सारे हैं। एक बार आप अगर याद करेंगे तो आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये आज ही पढ़ा है, देखिए WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है, ईयर ऑन ग्रोथ के संदर्भ में इसको लिया जाता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है। तो ये एक बार के लिए बैंकिंग मैंने आपका किया है। आप मुझे टॉपिक डालिएगा और क्या आपको पढ़ना है बैंकिंग में। एक बार के लिए मेरा यहाँ पर बैंकिंग का चैप्टर खत्म होता है। और अगर आप कोई टॉपिक डालेंगे, उसको मुझे लगा कि एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।